नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त हो चला है डिजिटल बुलेटिन का, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। चीन में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। भारत सरकार ने चीन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ऐसे तो चीन सीमा पर भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है, लेकिन इस बीच भारत ने मानवता का फर्ज निभाते हुए चीन के लिए बड़ी मदद का ऐलान किया है। दरअसल चीन में इस वक्त कोरोना से हालात इतने खराब है कि वहां दवाइयों और मेडिकल से जुड़ी चीजों की भारी कमी हो गई है। ऐसे में भारत ने चीन को दवाइयां भेजने का ऐलान किया है। दुनिया की सबसे बड़ी दवाई निर्माता कंपनियों में से एक भारत के सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन का कहना है कि वो चीन की मदद करने को तैयार है। चीन में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BF.7 के मामले धड़ाधड़ सामने आ रहे हैं, जिससे अस्पतालों में जगह नहीं है। चीन में ऐसे हालात जीरो कोविड पॉलिसी के हटने के तुरंत बाद देखने को मिल रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम चीन में कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हमने हमेशा संकट में घिरे अन्य देशों की मदद की है। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि दुनिया में जेनरिक दवाइयों की सबसे बड़ी दवा कंपनियों में से एक CDSCO चीन की मदद करने को तैयार है। एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि इस वक्त चीन में बुखार से जुड़ी दवाइयों और एंटीबायोटिक दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। चीन में लोगों ने भारी स्टॉक में दवाइयों को खरीदना शुरू कर दिया है, जिसे देखते हुए दवाइयों का स्टॉक खत्म हो रहा है। ऐसे में चीन में दवा दुकानों ने दवाई खरीदने को लेकर लिमिट तय कर दी है। चीन में दवाइयों की किल्लत को देखते हुए स्थानीय लोगों के दवा खरीदने की एक लिमिट बनाई गई है। चीन ने अपने यहाँ दवा कंपनियों को दवाइयों का उत्पादन बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। हालांकि दुनिया में चिंता चीन की मौजूदा कोरोना नीति को लेकर भी बढ़ रही है। चीन ने फिर एक बार पहले की तरह कोरोना से जुड़े आंकड़ों और जानकारियां छुपाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि इस वक्त चीन जो भी अनुभव कर रहा है, उससे जुड़े डेटा और जानकारियां दुनिया से साझा करे। इतना ही नहीं, एंटनी ब्लिंकन ने दूसरे देशों को सलाह देते हुए कहा कि सभी देशों को अपने यहाँ वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना चाहिए। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर WHO का कहना है कि चीन में वैक्सीनेशन दर कम होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। हालांकि इस बीच भारत के लिए एक राहत की खबर है कि मौजूदा वक्त में भारत उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना की दहशत देखने को मिल रही है। ऐसे में अब बढ़ते मामलों को देख नई गाइडलाइन और पाबंदियां भी लगनी शुरू हो गई हैं। भारत ने भी बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। भारत ने सबसे पहले दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। भारत के द्वारा जारी गाइडलाइन में सबसे पहले यात्रियों को वैक्सीन लगवाने की सलाह दी गई है। सरकार का कहना है कि आप जिस किसी भी देश में हैं, यात्रा करने से पहले वैक्सीन जरूर लगवा लें। विमानों में भी अब सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क और सैनिटाइजर जैसी चीजों के लिए भी एयरलाइंस कंपनियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विमान या एयरपोर्ट पर अगर किसी यात्री में कोरोना के हल्के लक्षण भी दिखते हैं तो उन्हें तुरंत आइसोलेट करना होगा। फ्लाइट में बोर्डिंग और डी बोर्डिंग के समय पहले की ही तरह अब थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन जैसी प्रक्रिया की जाएगी। इतना ही नहीं, अब एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य कर्मियों की भी तैनाती की जाएगी। फ्लाइट में कुल पैसेंजर्स की संख्या के 2/3 यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। ऐसे पैसेंजर्स की जानकारी एयरलाइन कंपनियों को देना होगा। सैंपल लेने के बाद यात्रियों को जाने दिया जाएगा। अगर टेस्टिंग के बाद किसी भी यात्री का सैंपल पॉजिटिव पाया जाता है तो तुरंत उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। आपको बताएं तो गुरुवार को पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें बढ़ते मामलों पर भारत की रणनीति पर विचार किया गया था। जानकारी के मुताबिक अभी देश को ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है और अगर मामले बढ़ते हैं तो जरूर कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। अगर मौजूदा समय में भारत में कोरोना के मामलों की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 163 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 22 दिसंबर को 185 नए मामले सामने आए थे। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के भी कुछ मामले भारत में सामने आ चुके हैं। रोहित शेट्टी से लोग अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि रोहित किसी का पैसा लेकर भाग गए हैं, लेकिन लोगों ने जो पैसा उनकी फिल्म सर्कस देखने में लगाया है वो अब उन्हें वापस चाहिए। बात कर रहे हैं रोहित की रिलीज हुई फिल्म सर्कस की, जो लोगों की उम्मीदों पर कहीं से भी खरी नहीं उतरी है। कहीं कहीं तो इसे इस साल की सबसे वाहियात फिल्म बताया गया है। रणवीर सिंह का जादू बॉक्स ऑफिस पर पिछली 2 फिल्मों में भी नहीं चला, इसलिए इस फिल्म के हिट होने की उन्हें बहुत जरूरत थी।
सर्कस में वो डबल रोल में है, तो उम्मीद थी कि शायद इस बार 83 और जयेश भाई के जोरदार फ्लॉप होने का गम कुछ कम होगा, मगर एडवांस बुकिंग के आंकड़ों ने और निराश कर दिया। सर्कस के पहले दिन शुक्रवार की बुकिंग मात्र 1 करोड़ रही, जबकि फिल्म में रणवीर सिंह जैसे सितारे और रोहित शेट्टी की डायरेक्शन की वजह से इसे 7 से 8 करोड़ रुपए होना चाहिए था। जो आंकड़ा रहा वो उम्मीद से बेहद कम है। रोहित शेट्टी की फिल्मों के साथ हालांकि जो ट्रेंड रहा है उसके मुताबिक छोटे शहरों में भले ही बुकिंग अच्छी नहीं मिलती, लेकिन मेट्रो में उन्हें अच्छा रिस्पांस मिलता है। सर्कस को लेकर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद में पहले दिन के लिए एडवांस बुकिंग शो की कुल सीटों में 10% से भी कम आंकड़ा दिखा। दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, पुणे में हालात और भी खराब हैं। फिल्म बीते जमाने की अंगूर, जुड़वा, 3 आइडेंटिकल स्ट्रेंजर्स की एक टेस्टलेस खिचड़ी जैसी है और मजा इनमें से किसी का भी नहीं। सबसे लो पॉइंट्स की बात करें तो फिल्म में कोई किरदार नेचुरल नहीं लगता और ना ही फिल्म का सेटअप। एक टॉयलैंड में हर कोई ओवर एक्टिंग कर रहा है और लगता है कि उन्हें ओवर एक्ट करने के लिए ही फिल्म में लिया गया है। रणवीर सिंह भी इसी लिस्ट में है। बेवजह के लाउड और बेकार के जोक्स पर उम्मीद की जा रही है कि लोग हंसेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लोगों को इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें वक्त और पैसा लगाना चाहिए। रोहित शेट्टी को ब्रेक लेकर अब ये सोचना चाहिए कि आखिर ये फिल्म बनाने के पीछे उनका मकसद क्या था। कांतारा ने दुनिया भर में जो तहलका मचाया, उसने कई फिल्मकारों को हिला कर रख दिया। आखिर इतने कम बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में ताबड़तोड़ कमाई भी कर ली और हर तरफ तारीफ भी हासिल की। यही नहीं, अब भी जा रही है ऑस्कर्स के लिए। जी हाँ, RRR के बाद कांतारा को भी ऑस्कर्स 2023 में नॉमिनेशन के लिए भेजा जा रहा है। होमबाले प्रोडक्शंस के फाउंडर विजय किरगंदूर ने खुद ये जानकारी कंफर्म की। इंडिया टुडे के साथ विशेष बातचीत में विजय ने कहा, हमने कांतारा के लिए ऑस्कर्स में एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। अब तक नॉमिनेशन फाइनल नहीं हुई है। कांतारा एक ऐसी कहानी है जिसे लेकर हमें उम्मीद है कि इसमें दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करने की ताकत है। विजय ने यह भी कंफर्म किया कि कांतारा को एक फ्रेंचाइजी बनाने का उनका प्लान है और ये कहा कि ऋषभ अभी बाहर हैं, जब वे वापस आएंगे तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। इसका सीक्वल बनना है या फिर प्रीक्वल। अगले कुछ महीने में हमारे कुछ आइडियाज़ होंगे। हमारे पास कांतारा 2 के लिए निश्चित रूप से प्लान है, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई टाइमलाइन नहीं है। ऋषभ शेट्टी ने फिल्म कांतारा में लीड रोल निभाया। उन्होंने इस फिल्म को लिखा, डायरेक्ट किया और इसमें एक्ट भी किया। पहले इस मूवी को कन्नड़ भाषा में ही रिलीज किया गया था, लेकिन फिल्म को लेकर लगातार बढ़ते क्रेज को देखते हुए इसे तेलुगु, हिंदी, तमिल और मलयालम जैसी भाषा में डब करके रिलीज किया गया। 16 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फिल्म के मेकर्स इसी उम्मीद के साथ ऑस्कर्स तक इसे ले गए हैं कि दुनिया भर में जो प्यार और सफलता इस फिल्म को मिली, शायद उसे देखते हुए ये ऑस्कर्स की हकदार भी बन जाए। भारत के लिए ये गर्व की बात है कि सिनेमा की दुनिया में सबसे बड़े अवार्ड शो 95 एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर्स 2023 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री चेलो शो यानी द लास्ट फिल्म शो को बेस्ट इंटरनेशनल कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इस फिल्म को इसी कैटेगरी में डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया की फिल्मों के साथ कम्पीट करना होगा। इसके साथ ही पोलैंड, कंबोडिया, दक्षिण कोरिया, बेल्जियम और अर्जेंटीना जैसे देशों की फिल्में भी लास्ट फिल्म शो के साथ है। तो कंपटीशन अच्छा खासा है। आपको बता दें, ये एकमात्र फिल्म भारत की तरफ से ऑस्कर्स 2023 के लिए ऑफिशियल एंट्री थी। गुजराती फिल्म चेलो शो का डायरेक्शन पैन नलन ने किया है। फिल्म में भाविन राबरी, भावेश श्रीमाली, ऋचा मीणा, दीपेन रावल, परेश मेहता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म को पहली बार 2021 में ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। इस खबर के तुरंत बाद फिल्म मेकर सिद्धार्थ रॉय कपूर, धीर मोमाया और निर्देशक पैन नलन ने इसे एक ऐतिहासिक पल बताया और एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। इस बयान में वे लिखते हैं, हम विनम्र और खुश हैं कि सिनेमाई माध्यम लास्ट फिल्म शो को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने मान्यता दी है।
फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 95 ऑस्कर्स में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में इस फिल्म के चुने जाने के बाद से ही हम आश्वस्त थे कि ये फिल्म कुछ स्पेशल है। हम FFI और उन लाखों लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने चैलो शो को देखा और सराहा। साथ ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय वितरकों को भी हम शुक्रिया कहते हैं जिन्होंने फिल्म को अच्छी तरह से बढ़ावा दिया। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ऑस्कर घर आएगा। लास्ट फिल्म शो के अलावा आज ही बाहुबली निर्देशक SS राजामौली की फिल्म RRR के ब्लॉकबस्टर गाने नाचो नाचो को भी ऑस्कर 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। इस गाने को अन्य 15 गानों के साथ इस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, यानी दोहरी खुशी का मौका है ये भारतीय सिनेमा के लिए। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए टेक वीडियो में, जहां मैं हर दिन टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ ना कुछ अनोखी या फिर कुछ नॉर्मल स्टोरीज बताता हूं। तो आज एक चीज़ बताने वाला हूं जो शायद आपने जीवन में कभी ना कभी सर्च किया होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कॉलर की लोकेशन क्या है। अब कहीं से आपको फ़ोन आता है, कई बार अननोन नंबर से भी फ़ोन आता है, या फिर कई बार आपको कोई फ़ोन करके झूठ बोल रहा होता है, तो आपके मन में ये आता है कि चलो ये जानते हैं ये कॉल कहाँ से की गई है। तो अब इसके लिए सीधा आप गूगल पे जाते हैं, गूगल सर्च करते हैं हाउ टू ट्रैक फ़ोन नंबर। यही है कि गूगल पे आप कुछ भी सर्च कर लें तो 1000 लिंक्स आ जाएंगे नीचे। तो इसी तरीके से अगर आप ये सर्च करें कि हाउ टू ट्रेस कॉन्टैक्ट या फिर हाउ टू ट्रेस कॉलर, तो उसमें आपको दिख जाएगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे उस पर तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि वो बेसिकली स्पैम होते हैं और आपको बताते नहीं हैं लोकेशन क्या है, क्योंकि उनके पास भी ये अथॉरिटी नहीं होती, ये राइट नहीं होता कि बता दें कि किसकी लोकेशन कहाँ है या फिर जो कॉलर की लोकेशन है वो कहाँ है। वो इसलिए क्योंकि जो भी सिम प्रोवाइडर्स होते हैं, यानी TSP टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, उनके पास ये डेटा होता है और वो रिवील नहीं कर सकते अनटिल पुलिस उनके पास नहीं जाती या फिर कोर्ट ऑर्डर नहीं आता या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज उनके पास नहीं जाती। तो अब ये स्कैम जो चलता है, आप जैसे गूगल सर्च करते हैं उसके बाद कुछ लिंक्स आते हैं और कुछ ऐप्स पे भी आपको रीडायरेक्ट कराया जाता है। वहाँ पे कुछ अच्छे एनिमेशन बना करके आपसे ये दावा किया जाता है कि आपको सटीक लोकेशन पता चलेगी कॉलर की। एक एनिमेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा जिसमें ये बताया जाएगा, थोड़ा सा एडवांस्ड ग्राफिक्स होगा और थोड़ा सा टेकी टाइप का ग्राफिक्स होगा, जिसे देख करके आपको लगेगा कि इसको अगर इंस्टॉल कर लिया तो आपको लोकेशन पता चल जाएगी। लेकिन उसके बाद वो ऐप इंस्टॉल करना होता है, और ऐप अगर नहीं है तो कोई वेबसाइट है, उसके बाद आधा काम होगा। यानी आप जैसे नंबर डालेंगे तो ये बता दिया जाएगा कि ये फ़ोन नंबर कहाँ का है, क्योंकि ये तो आपको अभी भी पता चल सकता है कि फ़ोन नंबर कहाँ का है, क्योंकि कोड होता है उसमें, और वो किसी भी नॉर्मल वेबसाइट पर जा करके ये पता कर सकते हैं कि ये फ़ोन नंबर कहाँ का है। लेकिन लोकेशन नहीं पता चलता। स्टेट का पता चल जाएगा कि ये नंबर कौन से स्टेट में या फिर कौन से टेलीकॉम प्रोवाइडर का है, ये पता चल जाता है। ये ट्रू कॉलर पे भी आपको कई बार देखने को मिल जाता है। लेकिन खेल यहाँ से शुरू होता है कि इतना तक तो वेबसाइट बता देती हैं या फिर वो ऐप बता देती हैं, उसके बाद कहती हैं कि अगर आपको उसका सटीक लोकेशन चाहिए कि वो जो फ़ोन नंबर है वो कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, किस घर में यूज़ किया जा रहा है, तो उसके लिए आपको पैसे देने होंगे। तो कई बार ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं वो ये समझते हैं कि आधी जानकारी तो मिल गई, आधी जानकारी पैसे देने के बाद मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। आप पैसा देते हैं और ठगे जाते हैं, कोई भी डिटेल आपके पास नहीं मिलती है, क्योंकि उनके पास राइट नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कॉल की जो डिटेल है या फिर कॉल की लोकेशन है, कॉलर की जो लोकेशन है, वो कोई भी वेबसाइट या फिर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर आप किसी से कॉल करके पूछ लेंगे तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए प्रॉपर चैनल्स हैं। फॉर एग्जांपल, पुलिस अगर चाहे तो कोर्ट ऑर्डर लेकर के किसी भी कॉलर की लोकेशन जान सकती है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि वो कैसे जानती है। सिंपल फंडा है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास उन्होंने आपको सिम दिया है तो जाहिर सी बात है उनके पास आपकी डिटेल होती है और आपने फॉर्म भरा होता है, आधार कार्ड दिया होता है, सब कुछ होता है। तो आप किस लोकेशन से बात कर रहे हैं, वहाँ पर उनका नेटवर्क है, यानी उनका टावर लगा हुआ है, कई जगह पे लगा हुआ है, तो वो ये देखती हैं कि ये जो फ़ोन नंबर है ये कहाँ पे लास्ट टाइम यूज़ किया गया है। और फ़ोन नंबर ही नहीं, अगर आपने सिम लिया तो आपके फ़ोन की IMEI नंबर भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास चली जाती है। TSP यानी कि जैसे एयरटेल, BSNL, वोडाफोन वगैरह, तो उनके पास आपके फ़ोन की भी आइडेंटिटी चली जाती है पूरा, कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन की IMEI नंबर क्या है। तो उस आधार पर वो कंपनी पुलिस को या फिर जांच एजेंसियों को
ये चीज़ प्रोवाइड करती हैं कि वो कॉलर लास्ट टाइम पे किस नेटवर्क से कनेक्टेड था या फिर कौन से टावर से कनेक्टेड था, किस लोकेशन पे था। तो उस आधार पर जाकर के छानबीन होती है, तो जाकर के कॉलर की लोकेशन पता चलती है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ गूगल सर्च करके किसी भी कॉलर की लोकेशन जान ले, तो ये आपकी गलतफहमी है और ऐसा ना करें, क्योंकि आप खुद उल्टा स्कैम के शिकार हो जा सकते हैं। डिजिटल बुलेटिन में यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।